अंदर आज महंगाई और कई तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी विस्तार से काम कर रही है। इस संदर्भ में अभी आपसे इस विषय पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 2 कार्यक्रम यहाँ पे रखा है अजमेर के अंदर। अभी कोरोना योद्धा सम्मान समारोह है जो हम यहाँ पे 250 लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करेंगे जवाहर फाउंडेशन के माध्यम से। और कल 1 रुपये में भोजन की एक योजना है जो यहाँ से कांग्रेस के लोकसभा के सांसद उम्मीदवार विजय वाला जी की तरफ से एक अनुकरणीय पहल है। आप सभी लोगों के लिए सौगात है अजमेर के लिए 1 रुपये में भोजन। उसका उद्घाटन भी माननीय लालजी देसाई जी के कर्तव्यों से कल किया जाएगा 1 बजे। उसमें भी आप सभी पत्रकार लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लालजी देसाई से डायरेक्ट कौन से रहेगी जी, अलवर गेट पे है ये, दुआ मार्केट अलवर गेट। 1 बजे के आसपास उसका उद्घाटन का समय रहता है अष्टमी के दिन। शुरू कर लेंगे। हाँ, साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। हमारे साथी और प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष भाई हेम सिंह और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष कमल कल्ला जी और हमारी महिला सेवा दल की बहन द्रौपदी जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे अभी नियुक्त हुई हैं, और हमारे जिला के और शहर के सेवा दल के अध्यक्ष और सभी साथी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। बड़ी खुशी की बात है कि कल जो है यहाँ पर जवाहर फाउंडेशन की ओर से और खास करके रिजू जी की ओर से इस देश के अंदर जो अन्न समस्या के संदर्भ में लोग बाकी चर्चाएं करते हैं, पर 1 रुपये में लोगों के लिए थाली वाला पूरा कॉन्सेप्ट के साथ 500 से ज़्यादा लोग एक मतलब वहाँ पर एक साथ एक दिन में खा सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था। और उसके अलावा कोरोना के समय में उन्होंने बहुत सारी जगह पे सेवा प्रवृत्ति की और उसी प्रकार से कोरोना वॉरियर्स का यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम भी है। तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे जन सेवा के कार्य में यहाँ पे मौजूद होने का मुझे मौका मिला है। इस देश को ज़रूरत है राष्ट्र निर्माण और इस देश की भारत की विचारधारा के साथ काम करने की और जन सेवा की। देश में कुछ आज उल्टा हो रहा है। राष्ट्रवाद से नाम से चुनाव की दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने वाले लोग राष्ट्रवाद से धर्मवाद पे आते हैं, धर्मवाद से फिर जो है वो जातिवाद पे आते हैं और जातिवाद से फिर वो खुद अपने मैं पर आके रुक जाते हैं। ऐसी विचारधारा वाले संघी और भाजपी लोग आज देश को जब आए थे तो बड़े बड़े वादे थे उनके, महंगाई की मार, रब की बार, वो क्या क्या नहीं बोलते थे। पेट्रोल डीजल के बारे में, वो रुपया गिरता है तो साख प्रधानमंत्री की गिरती है, ये सब भाषा ये लोग बोलते थे। यही भाषा बोलने वाले लोग आज पूरे भारत में महंगाई को इस कदर उस स्थिति में ले गए हैं और कोरोना काल में इस भारत को इस दशा में झोंक दिया है और भारत की इकोनॉमी जो है उसकी कमर तोड़ दी है। सो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जीना दुष्कर बन गया है। छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप होते जा रहा है, देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी गई है, युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है। किसानों को जिस प्रकार से इसी भारत के गृह मंत्री का बेटा खुद कुचल दे, अपने गाड़ी के पहिए के नीचे रौंद दे, वो ऐसी घटना इस देश में पहली बार हो रही है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इस प्रकार की जनसेवा और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण दिखाने का जो कार्य है, उस कार्य में मौजूद रहने का मुझे अवसर मिला, मैं उसकी खुशी व्यक्त करता हूं। साथियों, देश जो है वो 2 प्रकार की लड़ाई आज लड़ रहा है। एक जो लड़ाई है वो ये है कि जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर इस देश को लगातार बांटना, भय का एक साम्राज्य बनाना, और वो भय के साम्राज्य के तले बुश और ट्रंप वाली जो सोच है, उसी थियरी के तहत इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन का कुशासन चल रहा है। अब सीधी बात समझ सकते हैं, इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन, वो 2 कुपात्र आज कौन है? जिस देश के अंदर, जिस देश का गृह मंत्री, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हो, अगर वही तय करेगा कि इस देश का शासन व्यवस्था क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसी का असिस्टेंट उसी को फॉलो करेगा। परिवार का मुखिया जो करेगा वही परिवार के बाकी लोग करेंगे। तो जिस भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गोधरा से लेकर पुलवामा तक के पूरे षड्यंत्र में शामिल हो, उस देश की जनता सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो आज सवाल है देश के अंदर
जनता की सुरक्षा का, भारत के गरीब और मध्यम जो है उनको 2 टाइम खाने को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। आप सब जानते हैं जब भी चुनाव आता है तो भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, स्मशान कब्रिस्तान, अली और बली मुद्दों को भटकाकर जनता के इमोशन से खिलवाड़ करके जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्न और सुरक्षा सब मुद्दे जो है उसको साइड कर देता है। मैं मानता हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियां हो, जनता के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। आज देश को भटकाया जा रहा है और लखीमपुर खीरी की घटना आप सबके सामने है कि देश को दूसरी आजादी की जंग की जरूरत है। आप सब एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस का सुशासन होने की वजह से एक अलग स्थिति, मैं देख रहा हूं कि हम लोग सब बिना मास्क यहां बैठ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना के संदर्भ में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार जो है उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है, पूरे देश और दुनिया में इसकी सराहना होती है। और दूसरी तरफ देश के अंदर कुछ और हाल है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे आपके कुछ सवाल होंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, और नहीं तो मैं मानता हूं कि ये प्रचारक वर्सेस विचारक की लड़ाई है। सेवा दल आज देश भर में 12,000 से उठकर अब 3,70,000 का हमारा नव युवाओं का, महिलाओं का सेवा दल बन रहा है। रात दिन प्रशिक्षण कैंप कहीं न कहीं चल रहे हैं। तो सभी पत्रकार साथी बहुत जगह पे पूछते हैं कि आप क्यों अचानक से उभर के आए और क्यों ये सेवा दल आज देश भर में दिखने लगा है। भाई हेम सिंह हमारे बगल में है, किसान के समर्थन के लिए 9,000 किलोमीटर की पूरी राजस्थान में हमारे अलग अलग साथियों ने जो है वो यात्रा की है। कोई सोचेगा तो राजस्थान के 9,000 किलोमीटर कैसे, पर हम जिले जिले में, तहसील तहसील में हमारे कार्यकर्ता गए किसानों के समर्थन के लिए। हम हर आंदोलन के लिए जनता की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए सेवा दल तैयार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस संघी जो है, मैं संघी, तालिबानी, नाजी सोच वाले लोग बोलता हूं, आप आराम से खुल के बोलता हूं कि संघी हो, तालिबानी हो या नाजी हो, मूल सोच एक ही है, सत्ता में पहुंचने के लिए जनता को डराओ, जनता को बांटो और सत्ता की गलियारों में आगे बढ़ो। ये सोच उन्हीं की वही है, यही सोच वाले लोगों के खिलाफ। और आप देखिए उनका सबसे बड़ा पद होता है प्रचारक का। प्रचारक का मतलब होता है अच्छे भले ज्ञानी इंसान को आरएसएस वाले बड़ी मेहनत के बाद उसको प्रचारक बनाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद प्रचारक बनाना भी आसान नहीं है। खुद सोचने वाले बंदे को अंधभक्त बना देना, वही देखे वही सुने जो उनके आका कहते हैं और वही बोले जो उनके आका कहते हैं, तो ये आसान काम नहीं है। उन्होंने भी प्रचारक, अंधभक्त तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत की है। हम लोग विचारक तैयार करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, विचारक होंगे, वो तय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस देश के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये प्रचारक वर्सेस विचारकों की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका धन्यवाद। राजस्थान में सेवा दल के लिए क्या भावी योजनाएं क्या है? राजस्थान के लिए मैं सिर्फ नहीं कहूंगा, पूरे भारत का, और उसमें राजस्थान आज राजस्थान का सेवा दल है हमारे टॉप 3 में है। मैं संगठन की खेती करने वाला व्यक्ति हूं, तो ये लगातार देखता रहता हूं कि कौन सा संगठन कहां पर क्या कर रहा है। नंबर में देखा जाए तो राजस्थान का सेवा दल में टॉप 3 में अभी सेवा दल आ रहा है। भावी योजना जो है वो पूरे भारत में 7x7 स्ट्रक्चर खड़ा करने की हमारी है, और उसी के तहत राजस्थान सबसे आगे बढ़ रहा है। 7x7 का मतलब है इस देश में मुख्य, जैसे कांग्रेस का पंजा है तो 5 काम करने की जरूरत है: राष्ट्र निर्माण, जन सेवा, संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माण और सही अर्थ में जनता के संदर्भ वाला एक चुनाव प्रबंधन, जहां जनता बेखौफ वोट कर सके, जहां गुंडों का राज ना हो। तो ये 5 काम करने के लिए सेवा दल अपने 5 विभागों में कार्य को बांटा है, और साथ साथ में उसका प्रचार प्रसार और प्रबंधन। तो ये हमारे 7 डिपार्टमेंट के तहत हम 7 लेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं। देश के राष्ट्रीय से लेकर, जोनल से लेकर, प्रदेश से लेकर, जिले से, ब्लॉक है, मंडल है और हमारा बुनियाद। हम ये चाहते हैं कि इस राजस्थान का कोई ऐसा बूथ या गांव ना हो कि जहां पर हर महीने अंतिम रविवार को तिरंगा झंडा ना लहराए। और तिरंगा झंडा का लहराने का मतलब है हम इस देश के अंदर से
एक रंगे और दो रंगों को हटाएंगे। कभी कबीर ने भी कहा है कि दो रंगे का विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप जानते हैं कि आज देश के अंदर दो रंगों का राज चल रहा है, और दो रंगों का मतलब है दोगलापन वाले, दो चेहरे वाले। कहनी और करनी में फर्क है, वो और भाजपा का झंडा दो रंग का है। तो कभी कबीर को भी आज समझने की बहुत जरूरत है। एकता, अखंडता, बंधुता समझना है तो कभी कबीर को समझना पड़ेगा। हम यही सोच के साथ सेवा दल है बुनियाद पर काम करेगा। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सेवा दल था, है और आगे जाके और मजबूत बन के आएगा। बीच में हम कमजोर थे, और जो अपनी कमजोरी को नहीं स्वीकारेगा वो मजबूत नहीं बन सकता है। उस हम कमजोरी को दूर करके दोबारा जो है मैदान जंग में आने वाले समय में देश भर में और पूरा एक नया ट्रेंड चल रहा है, आया राम गया राम। और खास करके भाजपा के ये जो दो व्यापारी हैं, मतलब व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, पर ये बड़े व्यापारी मतलब कि लोकतंत्र के व्यापारी है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जो लोकतंत्र का व्यापार करने वाले जो दो व्यापारी हैं, उसके खिलाफ की लड़ाई लड़नी है तो आपको विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी। तो हम पूरे भारत में ये आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए ऐसा सेवा दल खड़ा करना चाहते हैं कि जब किसी को सिंधिया बनने का मन करे, जब किसी को कोई और बनने का मन करे, कहीं भी पूरे भारत में, गुजरात में भी बहुत ऐसा हुआ है, अभी अलग अलग स्टेट में भी, तो वहां पर पीछे मुड़ के देखे तो पता चले कि सेवा दल का पूरा संगठन ऐसा मजबूत है, वो अपने आप को अकेला पाएगा। तो आपने कहा अभी कि बीच में कमजोर हो गए थे, कमजोर हो गए, क्या कारण मानते हैं आप, कैसे कमजोर हो गए थे बीच में? मैं बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस का सुशासन देश के अंदर चलता था। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वहां से लेकर राजीव जी तक प्रधानमंत्री, और जब आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे उसको हकीकत में, वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा जनता के अधिकारों को सच में अमलवारी में लाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो यूपीए 1 और 2 के दरमियान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में हुआ है। ये फैक्ट है, यूएन भी उसको स्वीकार करता है, दुनिया भी उसको स्वीकार करती है। तो उस समय पे एक अच्छे तरह के सुशासन चलने की वजह से संगठन को लगा नहीं कि शायद सेवा दल की उतनी विचारधारा की लड़ाई की जरूरत है। पर जब, और एक बात है कि आप अमृत को तभी निकालोगे जब कोई आपको जहर है उसको डस देगा। जब कोई जहरीली सोच आगे बढ़ती है तब अमृत की जरूरत पड़ती है। जब तक आपको सांप नहीं डसेगा आप अमृत को क्यों बर्बाद करोगे? तो हम अमृत की तरह हैं। इस देश के अंदर आरएसएस की जहरीली सोच देश को बुरी तरह से बर्बाद कर रही है, और उसीलिए सेवा दल की ज्यादा जरूरत सबको महसूस हो रही है, और इसीलिए सेवा दल दोबारा मैदान में है। और मैं आप सबको कहता हूं कि जब आप देखेंगे सेना, आर्मी हो या हमारा एयरफोर्स हो या नेवी हो, आपको बार बार नहीं दिखेगा। वो तभी दिखेगा जब युद्ध की नौबत होती है। आज देश के अंदर युद्ध की नौबत है। कमजोर कब हुए थे और कैसे हुए थे? मैं यही कहूं आपको कि हम कमजोर हुए थे, उसका एक कारण था कि जहां पर सुशासन की एक व्यवस्था हो गई थी और जहां पर युद्ध की स्थिति ना हो तो सैनिक भी अपने, जैसे जब युद्ध नहीं होता है तो सैनिक भी थोड़े लेजीनेस आ जाता है, आलसी हो जाता है। देश सही पटरी पर था तो हमारी जरूरत नहीं थी ज्यादातर। अब लगा कि देश पटरी से उतरकर गलत पटरी पे चढ़ रहा है, तो इसलिए दोबारा है। श्रीमान, संघ की तो एक स्पष्ट विचारधारा है, बिल्कुल सभी लोग वाकिफ हैं। हाँ। उसी के अगेंस्ट में, उसी के समानांतर सेवा दल का गठन हुआ। तो सेवा दल अपनी विचारधारा पूर्ण रूप से स्थापित करने में इस देश में कामयाब नहीं हो पाया, क्या कारण है? आपकी जो ये सोच है वो वर्तमान के संदर्भ में देखकर आप बात कर रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है। भारत की आजादी के जंग में सेवा दल के द्वारा ही इस पूरे भारत में, जैसे भगत सिंह के साथ फांसी पे चढ़ने वाला अगर कोई था तो वो सेवा दल का राजगुरु था, हमारा प्रशिक्षक था। तो उस समय पर अंग्रेजों की लाठी खाते थे, गोली खाते थे, जेल जाते थे, पर कभी सावरकर की तरह माफी नहीं मांगते थे, या सावरकर की तरह कभी भी हम लोग अंग्रेजों के चाटुकार या दलाल नहीं होते थे। सर, वर्तमान नहीं, सुनिए, मैं कहता हूं तो उसी आइडियोलॉजी के तहत भारत भर में कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का कार्य किए थे, और तब चड्डी पहनने वाले, आधी चड्डी वाले बाहर भी नहीं निकल पाते थे। पर जब ये पूरे, मैं मानता हूं सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में राइट विंगर्स का एक टाइम आया है। पूरा दशक है वो राइट विंगर्स का है, और राइट विंगर्स का मतलब ये होता है
जब देश प्रगति करता है, लोग थोड़े बाकी चीजें भूल जाते हैं कि आजादी की जंग कैसे लड़े, इस देश की क्या समस्या है क्या नहीं है, और उस समय पर जातिवादी या धर्मांध ताकतें आगे बढ़ती है। और इस देश के अंदर जातिवादी और धर्मांध ताकतें पूंजीपतियों के सहारे आगे बढ़ रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत भर में नहीं, सिर्फ दुनिया भर में 4 जो ताकत होती है, एक होती है धर्मांध। मैं धर्म को ताकत मानने में कोई दिक्कत नहीं है, धर्म अलग बात है, पर धर्मांध होना गलत बात है। धर्मांध जातिवादी, सत्ता साम्राज्यवादी और बाजारवादी, ये 4 ताकतें हमेशा जुड़ती है। आज देश के अंदर वो चारों ताकत मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आरएसएस आपको ज्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग धर्मांध है, जातिवादी है, बाजार के साथ जुड़े हुए हैं और सत्ता की लोलुपता वाले हैं। तो सर क्या कारण है कि सेकुलरिज्म के मान्य सिद्धांतों को स्थापित करने में सेवा दल कहीं ना कहीं कुछ कमजोर या नाकाम रहा है? एक साथ मैं लगातार कहता हूं, आप अजमेर की गलियों में कभी हमारे साथ आइए, मैं भी और आप भी, कि 2 लोग झगड़ा करेंगे और कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर शांत करने के लिए, समाज के बीच में एकता और अखंडता के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, वो घर घर जाके समझाना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि वो दंगों करने में, हम लगातार साफ भी बोलता हूं, और आप कहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पर अटैक भी होते रहेंगे, कोई चिंता नहीं। वो दंगों के दंगाई है, और दंगाई के लिए भीड़ इकट्ठा करना आसान होती है। हम शांति के सिपाही हैं, और शांति के सिपाही अकेले भी काफी होते हैं, और इसीलिए टोपी भी अलग है। दंगे करने वाले काले कपड़े लेकर निकलते हैं, तो काली टोपी है उनकी, और शांति की स्थापना करने के लिए सफेद कपड़ा लेकर निकले, इसलिए सफेद टोपी हमारी। आपका ये मानना है कि 10 साल का जो मनमोहन जी का कार्यकाल रहा, उसमें सेवा दल की पूर्णतः उपेक्षा हुई है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं अभी आपने कहा कि उस समय उनको, देखो, आपने कहा था कि केंद्र जब नेतृत्व में था तब सेवा दल को ऐसी हमने जरूरत नहीं समझी, और आपने ये भी कहा था कि जब सेना लेजी हो जाती, जबकि सेना लेजी नहीं होती है, जो शांति काल में पसीना बहाता है उसे युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। हाँ। तो वो लेजी वाली बात नहीं हो सकती। आपने कहा कि सेवा दल उपेक्षित हो गया था, आपके इस कथन से ये लगता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सेवा दल को उपेक्षित कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल भी नहीं सकते हो। मैं संगठन का बंदा हूं और देश और दुनिया में यही काम किया हूं। उपेक्षा बिल्कुल नहीं हुई है, उस समय पे जरूरत कम महसूस हुई। और मैं ये भी मानता हूं कि जब तक आप जिस विचारधारा में मानते हो उसके सामने की विपरीत विचारधारा जो है वो उग्र रूप धारण नहीं करती है, तो शायद आपकी जरूरत कम होती है। और मैं मानता हूं कि आज जहरीली सोच है वो सत्ता के सहारे उग्रता धारण कर चुकी है। वो कहीं भी पीटते हैं, कहीं भी, मतलब आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो सीधी बात है, क्योंकि उन्होंने जहरीली सोच ने उग्र रूप धारण किया है, तो शांति की सोच वालों को भी और सक्रिय होने की जरूरत है। हम हो रहे हैं। धन्यवाद। 3 साल पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था अजमेर में, जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी भी उसमें आए थे, बिल्कुल, फरवरी के दिन हुआ था, उस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। बिल्कुल। उस अधिवेशन में राहुल जी ने मन से ये कहा था कि सेवा दल को नए सिरे से खड़ा करेंगे, आरएसएस से लड़ाई के लिए कांग्रेस का अग्रिम संगठन बन के उभरेगा। जी। इन 3 वर्षों में सेवा दल कितना आगे बढ़ा उस समय में? एक बात आप देखिए, मैं देश भर में घूमता हूं और मैं करीबन 175 जिलों में लोगों के बीच में गया हूं और देश भर में घूमता हूं संगठन खड़ा करने के लिए। मैंने एक चीज देखा कि आपके साथियों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए हम लोगों ने जो सीधे आरएसएस पर अटैक किया है कि आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो। 4 सवाल पूछे थे कि किसी भी दुनिया के देश के अंदर देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन होता है जो देश के झंडे को ना माने, जो राष्ट्रगान अपनी शाखाओं में ना गाए या अपने संगठनों में ना गाए, जो देश के संविधान को ना माने, और जो उसी मातृभूमि के, जैसे भारत माता के हम सब संतान हैं, सो इसी भारत माता की संतानों को आपस में बैरी बनाए, और किसी और देश का हो तो किसी और। तो ये चारों प्रमाण है जो गद्दारी के सबसे बड़े प्रमाण है। आप ढूंढ लीजिए चारों प्रमाण जो है किसको लागू होते हैं। मैं किसी भी एक्सट्रीमिस्ट संगठन को और आरएसएस को उस मामले में मैं देश का सबसे गद्दार संगठन मानता हूं। एमआईएम हो या आरएसएस हो, ये देश के जो ओबीसी वाला संगठन हो। तो इस प्रकार के जो संगठन है जो जहरीली सोच रखते हैं, जो हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर जो उगलते हैं, वो इस देश के और मेरे देश के झंडे को ना माने, वो मेरे लिए देश का गद्दार है। सुनिए नहीं, उसी संदर्भ में तो
मूल प्रश्न जो और वही से जवाब आप सुनिए, थोड़ा धैर्य रखेगा। तो मोहन भागवत को 1.5 साल पहले जवाब देना पड़ा था कि हमारा संगठन भारत के झंडे को मानता है, हमारा संगठन बड़े फंक्शनों में राष्ट्रगान गाता है। तो मैं मानता हूं ये सेवा दल की बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी जीत है कि मोहन भागवत को जवाब देना पड़ा था। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आने वाले 3 सालों के अंदर आरएसएस की हर शाखा में तिरंगा लहराना उनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि मेरे देश का झंडा है। वो नहीं लहराएंगे तो वो नहीं चल सकते इस देश के अंदर। और वो ताकत आज सेवा दल इकट्ठा कर रहा है। 12,000 से 3,70,000 की सेना बन चुकी है। और 2023 में जब 100 साल पूरा करेंगे, हम और लाखों की सेना बनकर जहरीली सोच को मिटाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। करीबन जो सबसे ज्यादा उत्तर भारत, हिंदी भाषी, पश्चिम भारत, मध्य भारत, जहां पे आज भाजपा और संघ अपनी ज्यादा ताकत दिखाते हैं, आज सबसे ज्यादा सेवा दल मजबूत इन्हीं राज्यों में बना है। क्योंकि जहां पर समस्या जहां पर है, हल वहीं निकलना चाहिए। जहरीली जड़ जहां पर हो, उस जड़ को वहीं से काटना चाहिए, और हम वहीं काट रहे हैं। धन्यवाद साथियों। क्या आपको लगता है देसाई जी कि सेवा दल को अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग कैडर नहीं मिल रहा है जितना लड़ाई के लिए जरूरत है आरएसएस से लड़ने? देखिए, कैडर से मेरा मतलब ये होता है कि जब आप पॉलिटिकली इलेक्शन माइंड में रखते हुए जो मैनेजमेंट के तौर पर, क्योंकि आरएसएस से लड़ाई के लिए सेवा दल को आगे खड़ा किया हुआ है, इसलिए देखिए आप खास करके मैं राजस्थान के साथी हो तो आपको मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के हमारे जो प्रमुख है, उन्होंने कई बार इवन हमारे जूम मीटिंग से लेकर सबके बीच में सेवा दल की तारीफ करते हुए ये कहा है। और मैंने राजस्थान के आरएसएस के कुछ लोगों को सुना हूं कि आज राजस्थान में आरएसएस से आगे सेवा दल है। और ये दोनों पार्टियां मानती है, भाजपा भी मानती है और कांग्रेस भी मानती है। और वो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा सेवा दल आज आरएसएस को हर जगह पे पूरी तरह से उसका मुकाबला करने की इसलिए जरूरत नहीं है, पर उनको मात देने के लिए तैयार है। और ये बहुत उन्होंने आसान काम चुना है। मैं काफी जगह पे बोला हूं, किसी भी इमारत को गिराना बड़ा आसान होता है, पर किसी के लिए आशियाना बसाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है बनाना। और ये लोग गिराने का, तोड़ने का ये काम करते हैं, और हम लोग इमारतों को बनाने का और जोड़ने का काम करते हैं। और हम लोगों ने भी कहा है कि वो डंडा लेकर निकलते हैं, वो डंडों से तोड़ेंगे, हम झंडों से जोड़ेंगे। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। और इसी ताकत के साथ मुझे लगता है कि हाँ, नंबर गेम में आज हमारे से वो दोगुना है। आरएसएस 7 लाख की प्रशिक्षित सेना है, मैं मानता हूं। हम लोग 3,70,000 हैं हमारा प्रशिक्षण से लेकर, पर फर्क जो है वो ये है, उनकी सोच जो है वो गहराई वाली नहीं है। उनकी सोच है वो गलत है, दिशा है वो गलत है। मैं हमारे सेवा दल को हमेशा अमर पंछी की तरह मानता हूं। अमर पंछी की तरह, आप जानते हैं कि बीच में राहुल जी के सामने में अजमेर के मंच से ये शब्द बोला था कि सेवा दल की विचारधारा वो इतनी मजबूत है, उसको मार दो, काट दो, खत्म कर दो, जला दो, तो राख से भी ऊंची उड़ान भरने की ताकत रखने वाला है, क्योंकि उसकी सोच सही है, दिशा सही है। धन्यवाद। अभी क्या है सर मेंबरशिप कंट्री? हम लोग 3,70,000 हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, और खुद अकेला राजस्थान 11 लाख का टारगेट लेकर चला है। 14 नवंबर को पूरा करेगा। 14 नवंबर को ये पूरा करेगा। और ये राजस्थान की तरह हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात 30 साल में कैंप नहीं लगाता, 1 महीने में 9 कैंप गुजरात लगा रहा है। तो ये सेवा दल की ताकत है। अजमेर का नंबर तो अजमेर के साथ ही बोल सकते हैं। मैं देश का पूरा ओवरऑल कह सकता हूं। मैं जिले का कोई ब्लॉक का पूछेगा तो मैं जी बोल सकते हैं अजमेर के साथ। आप कैसे हैं? आप सदस्यता अभियान अभी शुरू हुआ है, नया स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी नए अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बन रही है, नया स्ट्रक्चर। 14 नवंबर के बाद में आपको बताएंगे कितनी संख्या है। फिगर चल रहा है, अभी 20,000 का टारगेट दिया है। यहाँ जो ग्रामीण के अध्यक्ष बने उनको 20,000 सदस्य बनाने, तो अभी बनाएंगे, उसके बाद में उनको प्रशिक्षित करेंगे और